अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे एक और स्पेन एम्बेसी पर अदालती कार्रवाई। ये किस एम्बेसी पे कार्रवाई होने जा रही है और क्यों कर होने जा रही है, पाकिस्तान के साथ सिचुएशन मिलती है, इससे आपको एक वाज़ेह प्लान भी मिल सकता है, इस पे बात करूंगा सबसे पहले। उसके बाद एक और ऐसा फ्रॉड जो कि मैं उसका निशाना बनते बनते बचा आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ताकि आप भी इस तरह की एक्टिविटी से बचें जो कि बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है, लेकिन बड़े टेक्निकल तरीके के साथ ये फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोग इसका निशाना बन रहे हैं और मैं खुद बनता बनता बचाऊं, तो इस पे बात करूंगा तफसीली और आपको बताऊंगा। उसके बाद अपना घर खरीदने वालों के लिए एक अच्छी खबर है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में 3400 यूरो तनख्वाह बगैर तजर्बा और जबान के किन लोगों के लिए और किन्होंने ने अनाउंस किया, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। नंबर 1 लिंक जो मिलेगा वो तो जो एक और एम्बेसी की स्पेन एम्बेसी के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है, इसका लिंक नंबर 1। उसके बाद अपना घर खरीदने वालों के लिए जो अच्छी खबर है, लिंक नंबर 2। और 3400 यूरो तनख्वाह बगैर तजर्बा और जबान, लिंक नंबर 3। ये तीनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन तीनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर ये वीडियोस आपको कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है तो लाजमी तौर पर वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि एक और स्पेन एम्बेसी पर जो अदालती कार्रवाई होने जा रही है वो कौन सी एम्बेसी है और किस मुल्क में है। अभी रिसेंटली एक खतून जो है उन्होंने स्पेन एम्बेसी जो डकार में है, यानी कि सेनेगल का जो कैपिटल है डकार सिटी, वहां पे जो स्पेन की एम्बेसी है उस पर केस किया है। वो केस क्यों कर किया गया? सेम सिचुएशन जो इस वक्त पाकिस्तान में स्पेन की एम्बेसी की है, स्पेन वही सेम सिचुएशन जो है वो इस वक्त सेनेगल में डकार में स्पेन एम्बेसी की है। क्या सिचुएशन सेम है कि वहां पे भी पैसे दे के सीटे लिए जा रहे हैं और पाकिस्तान में भी पैसे दे के सीटे लिए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। यही सेम सिचुएशन इस वक्त सेनेगल में है। उस औरत ने कहा कि मैंने अपने खामद को अप्लाई किया और मेरा खामद जो है, क्योंकि वो सेनेगल का सिटीजन है, वहां से मैं उसको स्पेन में बुलवाना चाहती थी और मेरी यहाँ पे डिलीवरी है बच्चे की, तो मैं चाहती थी कि बच्चे का बाप जो है वो डिलीवरी के वक्त मेरे पास हो। लेकिन एम्बेसी ने उसको अपॉइंटमेंट ही नहीं दी, या दी तो उसका रिजेक्ट किया। उसमें सीटे में बहुत ज्यादा मसले मसाइल आ रहे हैं, सीटे ही वहां पे नहीं मिल रहे बल्कि सीटे वहां पे बेचे जा रहे हैं और वहां पे आम आदमी की पहुंच नहीं है एम्बेसी में। अगर कोई वहां पे जाना चाहता है इंटरव्यू के लिए, वीजे के लिए, तो उसको लाजमी तौर पे सीटा बाई करना पड़ता है। अब इस पे उसने केस दायर कर दिया स्पेन एम्बेसी डकार पे, यानी कि सेनेगल वाले पे, ताकि इसका सद्देबाब किया जा सके। अब इस पे होगी इंक्वायरी। इंक्वायरी में एम्बेसी भी इन्वॉल्व होगी, प्रूफ भी मांगी जाएंगे और सारी चीजें होंगी और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये मसला हल हो जाएगा और वहां पे इस तरह का जो सिस्टम चल रहा है, जो पाकिस्तान में चल रहा है, वो बंद हो जाएगा। अब यही सेम सिचुएशन जो पाकिस्तान में चल रही है, इसके अगेंस्ट भी यहाँ पे अगर कोई केस करता है और उसके पास प्रूफ होता है तो लाजमी तौर पे ये मसला हल होगा। इस लेडी के पास तो प्रूफ है क्योंकि उसका अपना हस्बैंड जो है वो इस सिचुएशन से गुजरा है और वो वहां पे पैसे दे लेके सीटा लेने में कामयाब नहीं हो पा रहा, तो इस वजह से उसके पास तो प्रूफ है। लेकिन यहाँ पे जिन लोगों के पास अगर प्रूफ है भी तो वो सामने नहीं आना चाहते। इसके लिए जरूरी है कि आपके पास कोई ना कोई प्रूफ हो और आप सामने आए और केस करें। इस तरह से मिलती जुलती सिचुएशन आज से तकरीबन चंद साल पहले पाकिस्तान में भी दरपेश थी। पाकिस्तान में इंक्वायरी करने के लिए जो लोग आते थे वो पैसे मांगते थे कि हम आपकी इंक्वायरी 100% करेक्ट एम्बेसी को भेजेंगे अगर आप हमें भी खर्चा पानी देंगे। तो उस वक्त स्पेन में एक बंदे ने केस कर दिया था कि इंक्वायरी जो की गई है उसमें एक बंदे ने हमसे 1 लाख रुपया मांगा है पाकिस्तानी, ताकि आपकी इंक्वायरी में सही तौर पे प्रेजेंट कर सकूं एम्बेसी में। अगर हम नहीं देते तो वो हमारे केस में गड़बड़ करेगा। तो उस पे यहाँ पे पुलिस ने काफी एक्टिविटीज की थी और अदालत में काफी ज्यादा इस पे केस को चलाया गया था। और उस बंदे को मैं जाती तौर पे जानता हूं जिसने ये केस किया था, और बाद में पहले तो वो सामने नहीं आया, बाद में उसने जब केस जो है वो उसकी रिजल्ट्स आए और एम्बेसी में सारा कुछ ठीक हुआ, उस वक्त एम्बेसी ने फिर एक कानून निकाला था। एम्बेसी ने बचने के लिए एक नई कार्रवाई डाली थी। वो ये कहा था, असल में
ऐसा मुमकिन नहीं होता कि इन्वेस्टर इसमें इन्वॉल्व हो, ऐसा मुमकिन नहीं होता कि इसमें सेक्रेटरी इन्वॉल्व हो। ऐसा मुमकिन हो सकता है कि इसमें कोई छोटे अहलकार जो एम्बेसी में काम करते हैं, जो लोकल लोग वहां पे काम करते हैं, वो मिली जुली भक्त के साथ जो है इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। उस वक्त लायर्स फर्म को हायर किया जाता था जो कि मुख्तलिफ घरों में जाके फैमिलीज की इंक्वायरी करते थे, तो वो इस तरह की काम करते थे। उनका कहां तक पहुंच थी, कहां तक वो माल जाता था, ये तो वो ही बेहतर जानते हैं। लेकिन उस वक्त जब ये सारा कुछ मामला हुआ तो उस वक्त स्पेन की एम्बेसी ने एक काम किया। स्पेन की एम्बेसी ने ये जवाब पेश किया कि जी वो एजेंट जो थे वो हमारी हायर कंपनी के नहीं थे, वो एक फ्रॉड थे, वो जाली एजेंट थे जो बन के गए थे फैमिलीज के पास। और उन फर्मों ने भी बचने के लिए ये कहा कि हमारे लोग नहीं गए थे इंक्वायरी करने, बल्कि ये कि फ्रॉडिये गए थे और उन्होंने उनसे पैसे लेने की कोशिश की। अब फिर एम्बेसी ने ये रूल बनाया कि जब भी कोई टीसीएस में फाइल जमा करवाएगा तो उसको एक टोकन नंबर इशू किया जाएगा। वो टोकन नंबर जो है वो इंक्वायरी करने वाले के पास भी वही टोकन नंबर होगा, और जब वो इंक्वायरी करने जाएगा दोनों टोकन नंबर सेम होंगे तो इंक्वायरी शुरू होगी, वरना नहीं होगी। इस तरह से घर वालों को भी पता होगा इस टोकन नंबर को रखने वाला ओरिजिनल एजेंट है, और एजेंट को भी पता होगा ये टोकन नंबर रखने वाली ओरिजिनल फैमिली है। तो इस तरह से फिर आगे इंक्वायरीज का सिलसिला चला था। उस वक्त भी ये सिलसिला जो था वो अदालती कार्रवाई के बाद बंद हो गया था, और काफी साल तक अमनो माराब दोबारा से ये जो बाजार है वो गर्म हो चुका है। अब देखते हैं इस पे पाकिस्तान की तरफ से कौन आवाज उठाता है और कौन इसके खिलाफ केस करता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ऐसे फ्रॉड की जो कि रिसेंटली मैं खुद जिसका निशाना बनते बनते बचा। मुख्तसर बताऊंगा, जामे बताऊंगा ताकि आप समझ सकें। हर बंदे के मोबाइल में उसकी जो है बैंक की ऐप होती है, और हो क्या रहा है, वो जो मेरे साथ हुआ है वो ये हुआ है कि जो ईमेल मेरी, हालांकि वो पब्लिक ईमेल नहीं है, वो आम ईमेल नहीं है जो मैंने सोशल मीडिया पे शेयर की है, वो एक खास ईमेल है जो कि मैंने बैंक्स के लिए और बाकी अकाउंट्स वगैरह के लिए तमाम चीजों के लिए रखी हुई है। उस ईमेल को पे मुझे एक मेल आती है कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है बैंक की तरफ से, उस नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करें, और नोटिफिकेशन जो है मेरी बकायदा ईमेल में आती है, और वो जो ईमेल से आती है वो सेम बैंक की ईमेल जैसी होती है। तो मैंने उस पे क्लिक किया तो उसके आगे जो था वो अगला स्टेप क्लिक करना था, जिस पे लिखा हुआ था कि अगर आप उस नोटिफिकेशन तक एक्सेस चाहते हैं तो इस लिंक को क्लिक करें। जैसे ही मैं उस लिंक को क्लिक करने लगा तो मेरे दिमाग में एक चीज आई कि आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, तो पहले मैं एप्लीकेशन ओपन करके देख लूं। अगर यहां पे नोटिफिकेशन आया है तो एप्लीकेशन के अंदर इनबॉक्स होता है, वहां पे भी ये नोटिफिकेशन आया होगा। जब मैंने उसके एप्लीकेशन को ओपन करके अंदर इनबॉक्स खोला तो वहां पे कोई भी किसी तरह का भी नोटिफिकेशन नहीं था। होना क्या था दोस्तों कि मैंने उस लिंक पे क्लिक करना था तो मेरी तमाम बैंक की जो डिटेल थी और मेरा मोबाइल था वो हैक हो जाना था, मेरे तमाम पासवर्ड सारी चीजें हैक हो जानी थी, और मुझे जो है वो तमाम मेरी एक्सेस खत्म होके वो कुछ भी कर सकते थे मेरे अकाउंट्स के साथ। ये आपको बताने का मकसद ये है कि आपके ईमेल पे कोई भी आपकी हू बहू बेशक बैंक की मेल बना के आपको मेल्स करे, आपको मैसेज करे, ये एक एग्जांपल है। इस तरह की और भी कोई मैसेज सेंड कर सकता है। आप पहले कंफर्म करें, यकीन करें, उसके बाद करें। खास तौर पे बैंक का फार्मूला मैं आपको ये बता देता हूं, या तो वो आपके घर पे कार्ता भेजेंगे, या आपकी जो ऐप है, ऐप फॉर प्रोटेक्शन में होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है। ऐप को हैकर इतनी जल्दी जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते आपके अकाउंट तक। आपकी जो ऐप है, ऐप के अंदर जाके इनबॉक्स जाके चेक कर लें किसी भी ईमेल पे क्लिक करने से पहले, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा ये ईमेल करेक्ट है या कि फेक है। इस तरह से करेंगे तो बच जाएंगे। मुझे अल्लाह ताला ने बड़ी मुश्किल से बचाया, और मैंने ये जरूरी समझा कि आप तमाम दोस्तों के साथ ये अपना तजर्बा शेयर करूं ताकि आपके साथ भी अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप भी बच सकें। अपना घर खरीदने के वालों के लिए एक अच्छी खबर है जो कि मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। अच्छी खबर क्यों कर रहा है? एक तरफ तो आपको पता है कि मैंने कई मरतबा आप लोगों के साथ मैं लिंक खोबनिस के लिए, यानी कि जवानों के लिए 18 से 30 साल के दरमियान जो स्कीमें निकली हैं नेशनल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे घर लेने की, वो शेयर की हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि ₹1 €1 दिए बगैर आप घर किस तरह ले सकते हैं। दूसरी तरफ वो लोग जो ओवर एज हैं, वो जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते या नहीं इस जिन में पढ़ना चाहते, वो कहते हैं हम कुछ 20% एडवांस दे के घर लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। लिंक भी नीचे मौजूद है। अच्छी खबर यह है
کہ ہسٹری کا کم ترین انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس وقت چل رہا ہے، یعنی کہ 2% جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ ہو چکا ہے، جو آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے 3.10 اور 3.20 سے بھی اوپر تھا۔ 2% انٹرسٹ پہ اگر آپ فیخو بھی لیں گے تو صرف 2% انٹرسٹ پہ آپ گھر خرید سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑی اپرچونٹی اور موقع ہے، اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ہپوتیکا بینک سے کروانا چاہتے ہیں تو کروا سکتے ہیں، نیچے لنک موجود ہے۔ اب دوستو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لاسٹ نیوز، یہ ایک مرتبہ جرمنی سے کچھ جابز کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، اسکولوں کالجز کے لیے ان کو لوگوں کی ضرورت ہے جن کو نہ تو تجربہ ہو نہ ہی زبان آتی ہو، پھر بھی چلیں گے۔ وہاں پہ 3400 یورو آپ کی تنخواہ ہوگی اور کافی اچھا پیکج ہے جس کو آپ اگر اویل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے لنک نمبر 3 موجود ہے، کلک کر کے آپ اس کو تمام ریڈ کر سکتے ہیں۔ انفارمیشن کو ملے گی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔